है एक और नए वीडियो में। तो मैं अभी आपके लिए लाई हूँ 50 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के जो आपके बिहार लोक सेवा आयोग के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये जीके जीएस मतलब साइंस, इसमें सब कुछ रहेगा। ये पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये 2 पार्ट में आएगा। 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो मैं 50 क्वेश्चन इस पार्ट में और 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आपको करवाऊंगी, जिसे मैं बाद में अपलोड करूंगी। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेहद इसलिए ज़रूरी होने वाला है क्योंकि ये बीपीएससी लेवल का है। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बिल्कुल मिल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को देते हैं तो आप ज़रूर कुछ अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और बहुत सारे क्वेश्चन खोज के लाने में। और अगर आपको सॉरी गाइस, तो इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गैस हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 का कि कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे। तो इसका आंसर होने वाला है वो है पाटलिपुत्र से। क्या है उसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है पाटलिपुत्र से। भारत में ये सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है कब से कब? तो इसका आंसर होने वाला है सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका होने वाला है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा वो है 1 अप्रैल 2010। चौथा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। इसका आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। तो चलिए जल्दी से हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि तारा। उसे कहते हैं सप्तऋषि तारा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि तारा। आगे क्वेश्चन है छठा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं वो है पहला ही नंबर इसका आंसर होने वाला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के क्रम में पूछा है, ठीक है, जनसंख्या के क्रम में नहीं पूछा है। इसलिए क्षेत्रफल में हमें सबको पता है कि राजस्थान पहले नंबर पे है और किसी में राजस्थान नहीं दिख रहा है पहले नंबर पे, इसीलिए पहला ही इसका आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये ए नंबर होने वाला है। 7वां नंबर पे आते हैं, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो है, तो इसमें आंसर होने वाला है V.A. स्मिथ। क्या आंसर होने वाला है? V.A. स्मिथ, ठीक है। इसको कहते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम है, लेकिन V.A. स्मिथ बहुत ही हिस्ट्री में भी ये बहुत जाने माने हैं, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है वो ई नंबर होने वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कृषि में तो विकास कर ही रहा है, साथ ही साथ अभी ये चीनी, दुग्ध, खाद्य संस्करण में भी ये बहुत ज़्यादा अभी विकास कर रहा है। इसलिए इसका नंबर एक से उपयुक्त में से एक अधिक होगा, इसलिए इसके ऑप्शन ई नंबर होंगे। चलिए आगे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? इसका आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट में भी आप लोग कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप बताइए। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनिस। इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनिस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने। चलिए आगे चलते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
आगे चलते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, सॉरी गाइस, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो इसमें जो डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। आगे चलते हैं गाइस। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना, कौन सी बुक? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दरिया साहब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दरिया साहब। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मतलब बिहार में जो है वो तुर्क याद रखिएगा, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इब्न बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप में निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो गाइस यहाँ से साइंस स्टार्ट होने वाला है। तो आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, मतलब जैसे ही मुंह में डालते हैं भोजन के साथ ही मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको सभी को पता होगा कि इसे कहते हैं एमाइलेज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एमाइलेज। 18 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं कि लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग को क्या कहते हैं? तो लीची के खाद्य भाग को कहते हैं एरिल। लीची के खाद्य भाग को क्या कहते हैं? लीची के खाद्य भाग को कहते हैं एरिल। पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन है? पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं, उन्हें कहते हैं गार्नर और एलार्ड। आगे चलते हैं दोस्तों। तो स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो उसे क्या ग्रहण करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो वो छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक जीववाणी कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप किया हुआ है, 2 भागों में विभक्त होती है, ठीक है। यदि एक जीववाणी कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में 2 विभक्त होती है, 2 भागों में, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 15 मिनट में 2 निकलते हैं, तो 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में कितने होंगे? तो आंसर इसका 256 होने वाला है गाइस। इसका आंसर जो है वो 256 हो जाएगा। अगर आपका मैथ हो तो आप इसे बना सकते हैं, नहीं अगर आपका मैथ ना हो तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा यहीं से आने वाला है, तो आप इसे बस रट लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को बस एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए हमें बस रटना है। तो 256 यहाँ आंसर होगा, आप इसे रट सकते हैं। आगे चलते हैं। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर होने वाला है वो है कोशिका भित्ति। मतलब पौधे और पशु दोनों की कोशिकाएं अलग अलग होती है, तो इनमें से कौन है ऐसा जो अंतर स्पष्ट करेगा? तो वह है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति किसी एक में नहीं पाया जाता है, और किस में नहीं पाया जाता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर किसे कहते हैं? तो गाइज वो कहते हैं एस्पार्ट्रेम को किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्पार्ट्रेम को। 25 नंबर पे चलते हैं गाइस। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है वो है पारा।
क्या होने वाला है इसका आंसर? पारा, जो नॉर्मल पे भी ये रहता है लिक्विड फॉर्म में। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है इसमें? तो इसका आंसर होने वाला है पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा इसका आंसर होने वाला है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप नाम रट लीजिए, और अगर नाम आप रट लिए हैं तो इसको लिख सकते हैं। जैसे इसका आंसर होने वाला है वो है, पहला नंबर होने वाला है कैल्शियम। कैल्शियम का सबको पता है Ca होता है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है। और क्लोराइड का होता है Cl2। तो ये इसका हो गया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग CaSOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या है वो सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर होगा, तो गाइस इसका आंसर होने वाला है वो है लिथियम। लिथियम इसका आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं गाइस। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपने 10th के साइंस में पढ़ रखा है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक HCl। तो गैस सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक है, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके उदासीनीकरण कर देता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH होता है और इसमें HCl से अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? HCl से इसमें अभिक्रिया कर रहा है। तो बनता है NaCl प्लस H2O। तो इसे कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए गाइस आगे चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब इन्हें गर्म किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इनको गर्म किया जाएगा तो ये चुंबकीय पदार्थ खो देते हैं। आगे चलते हैं गाइस। आगे है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है जिसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, C-0/100 = फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, 32/180, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो 50 डिग्री सेल्सियस है उसको यहाँ पे बैठा देना है। तो इसको बैठा सकते हैं। 50 जीरो घटाएंगे तो जीरो ही आएगा, नीचे आ जाएगा 100 बराबर F -32/180। अब इसे काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 से 2 कट गया, और आपको पता है कि इधर से इधर काट सकते हैं तो 90, और 90 चला जाएगा इधर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ओ देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड का, इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 बराबर फ़ारेनहाइट -32। तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा, इस जो माइनस है वो उधर जाएगा तो 122 जुड़ के हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है 122 फ़ारेनहाइट। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गैस 33, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो गैस क्वेश्चन सेम है, आप इसमें भी निकाल सकते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस के जगह पे आप 40 डिग्री सेल्सियस रख के निकाल लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट। ओके, तो गैस आगे ये चलते हैं। संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन। ठोस का जब द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ठोस का द्रव में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। और जो ठोस से गैस में हो जाता है उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ये सब 10th के या 9th के साइंस के हैं। अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो गैस देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और 35वां नंबर क्वेश्चन है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक जो है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सोनार तकनीक का प्रयोग हम लोग एक तो गहराई मापने के लिए करते हैं, एक पहाड़ियों का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा
उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर इसका जो है वह आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ओके, तो 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब है इसमें दिशा तय है, ठीक है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है, तो इसमें दिशा जिसकी तय रहती है उसको सदिश राशि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज। अगर आपको सदिश और अदिश में नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक टॉपिक उसके पे लाऊंगी और आपको बता दूंगी। तो गैस आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर इसका होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। तो गैस 38 क्वेश्चन नंबर, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। मतलब हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो एक तो बीजों का उच्च क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, एक पर्याप्त सिंचाई भी होना जरूरी है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसीलिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी सही हो जाएगा। क्योंकि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों ही होंगे तब अच्छी फसल होगी और तभी हम लोग हरित क्रांति इसके कह सकते हैं। तो गैस 38 के बाद 39 पे जाते हैं। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? ठीक है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? मतलब बिहार में कितने शिशुओं का जो मरण हो रहा है वो इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर। तो इसका आंसर होने वाला है झारखंड से अधिक। मतलब झारखंड से ज़्यादा बच्चे बिहार में मरते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गैस। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, वो थे सुशील मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। तो गैस 41 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, वो होगा सी नंबर, जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर दर्शाता है मतलब इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से किस ऐसी लाइन लिखी हुई है जिसमें गरीबी का अंतर बता रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइन पढ़ लेते हैं। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधाओं में अंतर। तो एक तो गरीबी है, तो इसमें विकसित और विकासशील तो अभी बहुत ऊंचा लेवल पे आ गया है। थोड़ा सा और नीचे हम लोग दूसरे ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये तो नहीं होने वाला है। गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। तो गैस ये बी नंबर सही लग रहा है हम लोग को। ठीक है, और नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर, ये भी नहीं होगा। तो हम आई थिंक गैस बी नंबर मुझे सही लग रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि बी सही है कि नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे थोड़ी सी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं इसे सुधार कर सकूं। तो गैस आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था? ठीक है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था? तो इसका आंसर जो होने वाला है गैस वो होने वाला है मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, मेघालय, बिहार। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है बिहार। आगे बढ़ते हैं गैस 44 नंबर। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो गैस इसमें जो होने वाला है मुझे लगता है कि इसमें से तीनों गलत है, क्योंकि 2400 कैलोरी अगर मिलेगा तो वो गरीबी रेखा से मतलब ऊपर ही उठ जाएगा। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है वो ई नंबर होने वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 नंबर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। मतलब कोई स्पीकर अध्यक्ष पद त्यागना चाह रहा है तो उसे वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो इसका आंसर होने वाला है उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। गैस आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो गैस इसका आंसर होने वाला है वो है 40।
40 होने वाला है। तो गैस आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो गैस आपको सबको पता है, इसमें आंसर ए होने वाला है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही है जो न्यायाधीशों की चुनाव करता है कि न्यायाधीश का हेड कौन होगा और न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, ये राष्ट्रपति जी ही हमारे चुनते हैं। तो गैस आगे बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका जो आंसर होना है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रति आश्रित है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, एक में उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं गैस। और भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसे एक क्या कहते हैं? तो 49 का जो होने वाला है गैस वो है विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति कहते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। अब 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 2 में 50 से 100 की क्वेश्चन आएगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। संसद के राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह, तो इसका आंसर होने वाला है राष्ट्रीय हित में। संसद को राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, मतलब अपना जो देश है, राष्ट्र है, उसके हित में होना चाहिए, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको अगर ये हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कब आ जाएगा नहीं पता चलता है। तो एक बार बस आपको 20-30 मिनट, आधा घंटा समय देना है। ठीक है, आप 2-3 बार इसे देख लीजिए, आपको फट से याद हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा।